गुप्त साम्राज्य। जब भी ये नाम आता है तो अक्सर इसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। इसकी कला और विज्ञान के चर्चे तो बहुत होते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इस चमक दमक के पीछे क्या था? वो कौन सी मशीनरी थी जो इतने बड़े साम्राज्य को चला रही थी? तो चलिए आज इसी सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। तो सीधा सवाल यही है, आखिर एक गोल्डन एज को चलाया कैसे जाता है? देखिए, बात सिर्फ जंगें जीतने की नहीं होती, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की होती है जो सच में काम करे। तो गुप्त शासकों ने ये कमाल किया कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पावर के सेंटर से। किसी भी बड़े साम्राज्य के दिल में होती है उसकी ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि उसकी अफसरशाही, और गुप्त साम्राज्य भी इससे अलग नहीं था। हाँ, राजा के पास पावर तो बहुत थी, पर वो कोई तानाशाह नहीं था। अब सवाल ये है, क्यों? क्योंकि वो अकेला काम नहीं करता था। उसके साथ मंत्रियों की एक पूरी काउंसिल थी, अधिकारियों की एक फौज थी जो उसे सलाह भी देती थी और साम्राज्य चलाने में उसकी मदद भी करती थी। देखिए, सारा खेल पावर मैनेजमेंट का था। ये कोई वन मैन शो नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें चेक्स एंड बैलेंस थे, जो ये पक्का करता था कि कोई एक इंसान जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। इन अफसरों में सबसे जरूरी थे कुमार मात्य। इन्हें आप आज के कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह समझ सकते हैं, मतलब प्रशासन की रीढ़ की हड्डी। और दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ ये पद वंशानुगत हो गए, यानी बाप के बाद बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर कुछ खास परिवारों के हाथों में ही सिमट कर रह गए। और ये एक बेहतरीन मिसाल है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे विकसित होती है। जैसे जैसे साम्राज्य फैला, उसे नई स्किल्स की जरूरत पड़ी, तो संधि विग्रही का पद बनाया गया। एक तरह से कहें तो विदेश और रक्षा मंत्री। ये दिखाता है कि साम्राज्य कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका था। तो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन तो था, पर उसे लागू करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था ना। और यहीं एंट्री होती है कानून और सेना की। ये लीगल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जम था। गुप्तों ने पहली बार सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच फर्क किया। मतलब जमीन के झगड़े और चोरी जैसे मामलों को अब अलग अलग तरीके से देखा जाने लगा। और हां, राजा ही आखिरी जज था, पर आमतौर पर सजाएं बहुत कठोर नहीं होती थी। गुप्त सेना भी वक्त के साथ लगातार बदल रही थी। पुराने जमाने के रथों की जगह अब तेज तर्रार घुड़सवार सेना और घोड़ों पर बैठे तीरंदाजों ने ले ली थी। लेकिन इस मिलिट्री पावर का एक स्याह पहलू भी था, विष्टी, यानी जबरदस्ती मजदूरी। फिर भी सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज था, जैसे सैनिकों को कैश में सैलरी दी जाती थी। तो हमने ये तो देख लिया कि सरकार कैसे चल रही थी, लेकिन महलों और दफ्तरों के बाहर आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब गुप्त समाज की उलझी हुई दुनिया में कदम रखते हैं। गुप्त काल में शूद्रों के लिए कुछ अच्छी बातें हुईं। उन्हें अब धार्मिक ग्रंथ सुनने और भगवान कृष्ण की पूजा करने की इजाजत थी, एक ऐसी बात जो पहले मुमकिन नहीं थी। ये एक छोटा पर सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम था। लेकिन जहां एक तरफ कुछ अच्छा हो रहा था, वहीं महिलाओं के लिए गुप्त काल एक गिरावट का दौर था। जरा सोचिए, ना अपने कोई प्रॉपर्टी, ना कोई आज़ादी, और पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर। उस दौर की बहुत सी महिलाओं के लिए यही हकीकत थी। और फिर आती है उस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई, छुआछूत। चांडाल जैसे समूहों के लिए जिंदगी समाज के बिल्कुल हाशिए पर थी, जिन्हें अछूत मानकर सबसे अलग थलग कर दिया गया था। और अगर महिलाओं की गिरती हालत का कोई सबूत चाहिए, तो इससे बड़ा क्या होगा? 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला रिकॉर्डेड केस सामने आता है। ये एक ऐसा खौफनाक मोड़ था जो उस दौर की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। तो सवाल उठता है कि इन सारे सामाजिक उतार चढ़ाव के बीच लोगों की आस्था कहाँ थी? चलिए गुप्त काल के धार्मिक माहौल पर भी एक नजर डालते हैं। उस दौर की जो सबसे बड़ी धार्मिक लहर थी, वो थी वैष्णववाद, यानी भगवान विष्णु की पूजा। गुप्त राजा खुद इसके बहुत बड़े भक्त थे और खुद को परम भागवत भी कहते थे। और जब राजा ही किसी मजहब को मानते हैं, तो जाहिर है उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। वैष्णववाद का एक सेंट्रल आइडिया है अवतार का। ये मानना कि दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं। और गुप्त काल में विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई, जिसमें मछली से लेकर महान योद्धा तक के रूप शामिल थे। ये एक ऐसा दौर भी था जब अलग अलग हिंदू संप्रदाय एक दूसरे के करीब आ रहे थे। देवी देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ जोड़ा जाने लगा, विष्णु को लक्ष्मी के साथ, शिव को पार्वती के साथ। एक तरह का डिवाइन टीम अप चल रहा था, जिससे एक ज्यादा यूनिफाइड हिंदू धर्म बन रहा था।
तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि गुप्त काल कोई सीधा साधा गोल्डन एज नहीं था। ये कॉम्प्लेक्स कहानी थी जिसमें तरक्की भी थी और पतन भी। कुछ लोगों के लिए मौके थे तो कुछ के लिए जुल्म। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, आखिर एक स्वर्णयुग होता क्या है? गुप्त काल हमें यही सिखाता है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी सभ्यता की कामयाबी को असल में मापते कैसे हैं। क्या महानता सिर्फ कला और विज्ञान से मापी जाती है, या हमें समाज के हर इंसान की जिंदगी को देखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं।